नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 17 महीनों के बाद जो स्कूल रीओपन हो रहे हैं इससे संबंधित, यहाँ पे एसिमेट्रिक फेडरलिज्म और ट्राइबल पॉलिसी से संबंधित आर्टिकल है और यहाँ पे आर्टिकल है यूएस चाइना रिलेशंस से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक लंबे ब्रेक के बाद स्कूल्स की रीओपनिंग से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 17 महीने के बाद अब धीरे धीरे स्कूल्स फिर से ओपन होने लगे हैं। तो यहाँ पर देखो 2 टाइप के टीचर्स हैं। पहले टाइप के वो टीचर्स हैं जिनको सिर्फ पढ़ाने से मतलब है। वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि 17 महीनों का जो गैप है, इस गैप का स्टूडेंट की मानसिकता पर, साइकोलॉजी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। इस टाइप के टीचर्स को सिर्फ नॉलेज से लेना देना है। वो सिर्फ स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा चाहते हैं कि स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो अच्छा आना चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। स्कूल के बाहर स्टूडेंट्स क्या करते हैं इससे उन टीचर्स का कोई लेना देना नहीं है। उनको स्टूडेंट्स की पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ लेना देना है सिलेबस से। देखो मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स जो हैं वो ऐसे ही हैं, लेकिन दूसरी कैटेगरी ऑफ टीचर्स जो हैं वो ऐसे टीचर्स हैं जो सिलेबस तो कंप्लीट करवाते ही हैं, लेकिन वो बच्चे से रिलेट भी करते हैं। मतलब कि अगर बच्चा अच्छा नहीं महसूस कर रहा है तो वो टीचर बच्चे से पूछते हैं कि बेटा क्या दिक्कत है। बच्चों की क्या आदतें हैं, क्या बिहेवियर है, उनसे वो टीचर एंगेज करते हैं। मतलब वो इस चीज़ को मानते हैं कि क्लास से बाहर घर में बच्चे के साथ जो कुछ भी हो रहा है इससे स्कूल में बच्चे की स्पिरिट पर, बच्चे के इंथुजियाज्म पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए इस टाइप के टीचर्स इत्तेफाक रखते हैं, मतलब वो कंसर्निंग होते हैं कि स्कूल से बाहर बच्चे कैसे महसूस कर रहे हैं, उनकी आदतें कैसी हैं घर जाकर। तो ये हमने बात की दूसरे टाइप ऑफ टीचर्स की। बट देखो अफसोस की बात ये है कि ऐसे टाइप ऑफ टीचर्स अभी काफ़ी कम हैं। समझ गए? मतलब ज़्यादातर टीचर्स हमारे देश में ऐसे ही हैं कि अपना काम से काम मतलब रखते हैं, बस पढ़ा के चले जाते हैं, नहीं ज़्यादा एंगेज करते बच्चों से, मतलब लाइफ के दूसरे लेसन्स भी ज़्यादा नहीं सिखाते। अब राइटर देखो ये कहते हैं 17 महीने बाद जब अब स्कूल लगेगा ना, 17 महीने पहले छोटे बच्चे ने जो सीखा था, अगर वो भी छोटा बच्चा रिटेन नहीं कर पाता है जो उसने 17 महीने पहले सीखा था, तो इसे लर्निंग लॉस आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देखो छोटा बच्चा जो है अनलेस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करे वो रिटेन नहीं कर पाता, उसकी रिटेन करने की पावर काफ़ी कम होती है। तो ऐसे बच्चों के साथ टीचर्स को थोड़ा पेशेंट होने की आवश्यकता है। देखो स्कूल्स में जो इवन टीचर्स होते हैं वो काफ़ी तरह के प्रेशर से गुजरते हैं। एक तरफ पेरेंट्स का प्रेशर होता है, प्रिंसिपल का प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर भी होता है बाकी टीचर्स का, और इसके साथ साथ परफॉर्म करने का भी प्रेशर होता है कि जिन बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं उनका रिजल्ट अच्छा आए। तो कई बार टीचर्स इम्पेशेंट हो जाते हैं, जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है। लेकिन देखो 17 महीने बाद जब बच्चे फिर से स्कूल में आएंगे, ऐसे टीचर्स को स्पेशली पेशेंट होने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा उनको एडजस्ट होने में समय लगेगा। 17 महीने तक उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में तो बच्चों का बिहेवियर देखो अलग किस्म का होता है। तो फिजिकल जब क्लासेस लगेंगी तो उन्हें एडजस्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसके बाद राइटर ये कहते हैं, देखो वैसे तो सरकार का ये दावा है कि इवन स्कूल्स बंद थे लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी नहीं रुकी, डिजिटल माध्यम से एजुकेशन चलती रही। बट देखो ये सिर्फ एक मिथ है। वो पेरेंट्स जो एजुकेटेड हैं, जिनके पास पैसे हैं, थोड़ा कंसर्न्ड है वो बच्चों की एजुकेशन को लेके, वो सब तो देखो डिजिटल माध्यम से अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाते रहे। लेकिन हमारे देश में इतने ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, वो अपने बच्चों को ठीक से ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दिलवा पाए। तो इतने महीनों तक जो स्कूल नहीं लगा, उन बच्चों की जो लर्निंग है अब वो पहले जैसी नहीं रही, थोड़ी एफिशिएंसी भी उनकी चेंज हुई होगी पिछली क्लास की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। वैसे दूसरे देशों में तो देखो स्कूल्स ओपन रहे, इसके लिए विभिन्न सरकारों ने प्रयास किया, लेकिन हमारे देश में इतने लंबे समय तक स्कूल बंद रहे, इतने लंबे समय तक तो शायद ही किसी दूसरे देश में स्कूल बंद रहे हों। इवन सरकार ने मिड डे मील जो स्कीम थी वो भी बंद कर दी कोविड के चलते। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों में जो न्यूट्रिशन संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो पैदा हो गई।
इसके बाद राइटर देखो लास्ट में दो काफ़ी अच्छे सजेशंस देते हैं। पहला सजेशन, चूंकि देखो इतने महीने बाद अब स्कूल लगे हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेंगे डेली क्लासेस में एडजस्ट होने में। तो शुरू में थोड़ी एस्थेटिक एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं, जैसे आर्ट्स, म्यूजिक, पेंटिंग, थिएटर, डांस। अब ऐसा नहीं कि इन एक्टिविटीज़ में बच्चों को आपस में कंपटीशन करवा दो, कंपटीशन रहेगा तो फिर तो देखो प्रेशर आ जाएगा। मतलब फ्रीली एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाओ इन सब डोमेन्स में। बच्चे भी थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, उनको मज़ा आने लगेगा और टीचर्स को भी अच्छा लगेगा। दूसरा, अगर करिकुलम की बात करें, देखो ऐसा काम नहीं चलेगा कि हाँ टीचर्स ये बोले जहाँ हमने छोड़ा था फिर से स्टार्ट करते हैं, मतलब ऑनलाइन में जो कुछ चल रहा था अब आगे से स्टार्ट करते हैं। देखो वहाँ से नहीं स्टार्ट करना, आप पहले देखो आपके स्टूडेंट्स का स्टेटस क्या है। अगर वो पिछड़ गए हैं पढ़ाई में तो जैसा वो पिछड़े हैं ना, पहले आप वो कवर करवाओ। अगर ऑनलाइन में जहाँ से छोड़ा है वहाँ से अगर फिर से स्टार्ट करवाओगे तो बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं वो मतलब नहीं टच में रह सकेंगे, कनेक्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कहने को ऑनलाइन एजुकेशन चलती रही बट वो नहीं सीख पाए ऑनलाइन एजुकेशन से। तो टीचर सबसे पहले ये पता लगाए, एसेस करे कि जिन बच्चों को वो पढ़ा रहा है उनका फिलहाल स्टेटस क्या है, और स्टेटस जानकर फिर उसी हिसाब से वो पढ़ाना स्टार्ट करें। और वैसे देखो जैसा आपको पता है, टीचर्स को ये पता होना चाहिए हर एक स्टूडेंट की जो नीड्स हैं, हर एक स्टूडेंट्स की जो कमियां हैं वो अलग अलग हैं। तो टीचर के लिए हर एक जो स्टूडेंट है वो स्पेशल है। लास्ट में राइटर एक बात ये बोलते हैं, देखो बचा हुआ जो ये एकेडमिक ईयर है ना, इसमें सिलेबस किस प्रकार से कवर करवाया जाए, इसके लिए एक जनरलाइज्ड अप्रोच नहीं हो सकती। हर स्कूल में जो टीचर्स हैं हर एक सब्जेक्ट के वो मिल के बैठें और बचे हुए एकेडमिक ईयर के लिए सिलेबस को कवर करवाने की जो स्ट्रेटजी है वो फॉर्मुलेट करें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कोविड के बाद स्कूल्स के रीओपनिंग से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एसिमेट्रिक फेडरलिज्म से संबंधित है। वैसे मणिपुर से संबंधित ये आर्टिकल है, थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म में क्या होता है, कुछ एरियाज को या फिर कुछ स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनमी या फिर ज़्यादा पावर्स दी जाती हैं गवर्नेंस से संबंधित। जैसे पहले हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर को रिलेटिव ऑटोनमी थी, तो ये एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। इसके अलावा देखो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट्स को सरकार ने ऑटोनमी दी हुई है, स्पेशल पावर्स दी हुई हैं। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 371C है, ये आर्टिकल मणिपुर में हिल एरियाज को स्पेशल पावर्स देता है गवर्नेंस संबंधित। देखो जब संविधान बनने की डिबेट चल रही थी ना, तो जयपाल सिंह, BR अम्बेडकर ये वो लीडर्स थे जो मानते थे जो ट्राइबल्स हैं उनका कल्चर अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनकी आइडेंटिटी अलग है, तो उनके लिए अलग से सेपरेट इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए ताकि वो अपने आप को गवर्न कर सकें। लेकिन कुछ दूसरे लीडर्स थे जैसे कुलाधार चेलियाम, ये असम के थे, इन्होंने कहा कि देखो ट्राइबल ग्रुप्स को बाकी लोगों के साथ मिला लिया जाए, यानी इंटीग्रेशन की अप्रोच होनी चाहिए सरकार को कि ट्राइबल ग्रुप्स को भी बाकी लोगों के साथ एसिमुलेट कर लिया जाए। तो इससे संबंधित एक टॉपिक आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। आप एक बार वो टॉपिक रिवाइज कर लीजिए, आपको ये पूरी डिबेट समझ में आ जाएगी कि आज़ादी के बाद ट्राइबल्स के साथ क्या किया जाए, इसको लेकर सरकार डायलेमा में थी। उसके बाद सरकार ने क्या पॉलिसीज अपनाई ताकि ट्राइबल्स जो हैं वो अलग से अपनी आइडेंटिटी को बचा के रख सकें। तो ये आप रिवाइज कर लीजिए पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का टॉपिक। देखो वैसे तो ब्रिटिशर्स से पहले भी बहुत से राजा महाराजाओं ने हमारे देश के ऊपर रूल किया, और उनके रूल के दौरान ट्राइब्स जो थी, आमतौर पे ट्राइब्स आपको पता है पहाड़ियों में रहते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के लोग या फिर जंगलों में रहते हैं, और बाकी नॉन ट्राइबल कम्युनिटी से आइसोलेशन में रहते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के लोग। तो सदियों से जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो आइसोलेशन में रहते आ रहे थे। बट ब्रिटिशर्स का जो रूल आया, तो ब्रिटिशर्स आपको पता है ये बहुत लालची थे, ये ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहते थे। तो इन्होंने फॉरेस्ट लॉज ये लेकर आए ताकि फॉरेस्ट को भी रेगुलेट किया जा सके। जैसे देखो ब्रिटिशर्स बाकी जगहों पर पीजेंट से रेवेन्यू वसूला करते थे, उसी प्रकार से ये ट्राइब से भी रेवेन्यू वसूलने लगे।
ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने लगे और जो फॉरेस्ट लॉज वो लेके आए उनकी वजह से पहले जैसे ये जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया करते थे, आज यहाँ पे जंगलों को जलाया, खेती की, उसके बाद थोड़े दिनों बाद इस हिस्से में जंगल को जलाया, खेती की, इन सब चीज़ों पर ब्रिटिशर्स ने बैन लगा दिया। तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे इनका देखो जीवन यापन पूरी तरह से प्रभावित हो गया, क्योंकि पहले इनको कोई रोक टोक नहीं हुआ करती थी जंगलों में, लेकिन ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट लॉज लेके आए, उन्होंने जंगलों को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के जीवन यापन पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा। इवन धीरे धीरे मनी लैंडर्स भी जंगलों में आने लगे। मनी लैंडर्स पैसा उधार देते थे ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को। ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को इतना पता नहीं होता था, उन पर कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ जाता था, फिर और ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन इनका होता था। मनी लैंडर्स ने ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को कोशिश की कि ट्रेडिंग सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाए, बट दिक्कत यही थी ना, ये ज़्यादा जागरूक नहीं थे, एम्पावर्ड नहीं थे। आप ऐसे लोगों को ट्रेडिंग सिस्टम में शामिल करोगे जिनको ज़्यादा पता नहीं है तो उनका एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा, उन्हें कोई भी बेवकूफ़ बना लेगा। यही सब कुछ हुआ ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के साथ में। इवन देखो मनी लैंडर्स के अलावा जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे ट्राइबल कम्युनिटी के कल्चर के साथ। क्रिश्चियन मिशनरीज ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को बोलते कि आप इस प्रकार से नाचते हो, गाते हो, आपका जो रहन सहन है वो सही नहीं है, आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। तो धर्म परिवर्तन बहुत से ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों का करवाया गया। ये सब चीज़ें हुई। तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ की वजह से लैंड का लॉस हुआ, ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों का कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया, मिडिलमैन बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगा, जंगल को ठीक से एक्सेस नहीं कर पाए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जिन पर हमेशा से एक्सेस होता था ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों का, बट ब्रिटिशर्स की वजह से वो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। और इवन पुलिसमैन और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के द्वारा बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुआ ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों का। इसकी वजह से, इन सब रीजंस की वजह से 19वीं सेंचुरी में और 20वीं सेंचुरी में काफ़ी सारे रिबेलियन भी हुए। आपने मॉडर्न इंडिया में इन रिबेलियंस के बारे में सुना होगा, ये कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। खैर ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में आप एक दो एग्जाम्पल लिखोगे तो भी चलेगा। जैसे राजमहल हिल्स में सीडो एंड काहनू के द्वारा ट्राइबल रिवोल्ट को लीड किया गया था, संथाल रिबेलियन। तो अब देखो, ये तो हमने बात की सिनेरियो कैसा था आज़ादी से पहले, बट देश आज़ाद हो गया तो फिर क्वेश्चन ये इमर्ज होकर आया, अब ट्राइबल संबंधित पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, अब ट्राइबल्स का कैसे एम्पावरमेंट किया जाए। तो उस समय देखो सरकार के सामने 3 ऑप्शंस थे, मतलब 3 अप्रोचेज सरकार के सामने थी जिनको अपनाया जा सकता था ट्राइबल्स को इंटीग्रेट करने के लिए, ट्राइबल्स को एम्पावर करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन था पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, मतलब ट्राइबल्स को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। बट देखो ये पॉलिसी तो सही नहीं थी, ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो इंटीग्रेशन ट्राइबल्स का हो ही चुका था। अगर अब ट्राइबल्स को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता तो कुछ लोग उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर लेते, तो ये ऑप्शन सही नहीं था। उसके बाद बारी आती है दूसरे ऑप्शन की, पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन, यानी पूरी तरह से ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को मेन स्ट्रीम में शामिल कर लिया जाए। बट देखो ये भी सही नहीं था। क्यों? अरे भाई, ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों का अपना कल्चर है, रहन सहन का उनका तरीका है, जिसको हमें प्रिजर्व भी करने की आवश्यकता है। हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है, ये हेरिटेज है, उसको हमें प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को मेन स्ट्रीम में शामिल हो कर लेते पूरी तरह से, तो ट्राइबल कल्चर तो उसका तो लॉस हो जाता ना। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं था। तो सरकार के द्वारा उस समय अपनाया गया तीसरा ऑप्शन, पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन। नेहरू ने काफ़ी इन्फ्लुएंस डाला ट्राइबल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में। नेहरू ने ट्राइबल पंचशील का सिद्धांत दिया। ट्राइबल पंचशील में 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले आप ये जान लीजिए, देखो जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि ट्राइबल पीपल का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए अलग अलग वेज में, जैसे कम्युनिकेशन की फील्ड में, मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सभी फील्ड्स में ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों का सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। 1920s में देखो, जब गांधी जी ने आश्रम सेट किए थे ट्राइबल एरियाज़ में और कंस्ट्रक्टिव वर्क को प्रमोट किया था, तो वहीं से
नेहरू की जो अप्रोच है निकल के आती है ट्राइबल्स के संदर्भ में। अब हम जान लेते हैं नेहरू की ये जो ट्राइबल पंचशील पॉलिसी थी, इसमें 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट, ट्राइबल्स को इंपावर तो किया जाए, उनको डेवलप तो किया जाए, बट उनकी गति के हिसाब से। मतलब हमें उनके ऊपर कुछ इंपोज नहीं करना है, जैसा वो डेवलप होना चाहते हैं वैसे ही उनको डेवलप किया जाए। ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों का जो आर्ट एंड कल्चर है उसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसे सपोर्ट किया जाए। दूसरा पॉइंट, ट्राइबल्स को राइट दिया जाए लैंड का और फॉरेस्ट का। मतलब ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों का जो अधिकार होता है लैंड का और फॉरेस्ट का, इसे रिस्पेक्ट किया जाए। ब्रिटिश कमिटी ने इन राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं किया था। तीसरा पॉइंट, ट्राइबल कम्युनिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए वो ट्राइबल कम्युनिटी से ही होनी चाहिए। जैसे देखो, स्कूल में कोई टीचर है ट्राइबल एरिया में तो वो ट्राइबल कम्युनिटी का ही हो, लोकल टीचर हो। डॉक्टर हैं तो वो भी लोकल ही हो। इस प्रकार से अगर लोकल लोगों को ही रिक्रूट किया जाएगा ट्राइबल कम्युनिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे। ये तीसरा पॉइंट है। ट्रेन एंड बिल्ड अप टीम ऑफ देयर ओन पीपल, मतलब उनके खुद के लोगों को ट्रेन किया जाए ताकि वो ट्राइबल एरियाज को गवर्न कर सकें। नेक्स्ट, ओवर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है ट्राइबल एरियाज का। मतलब काफ़ी बार आपने देखा होगा सरकार बुरी तरह से रेगुलेट करती है हर एक चीज़ को। नहीं, आप ओवरली एडमिनिस्टर मत कीजिए ट्राइबल एरियाज को, या फिर बहुत सारी स्कीम्स भी उनके ऊपर आप मत लाद दीजिए, क्योंकि स्कीम्स जब सरकार लेके आती है तो भी जो जीवन यापन है वो भी तो इन्फ्लुएंस्ड होता है ना। रहन सहन है वो भी बदल जाता है, कामकाज भी बदल जाता है स्कीम्स आने के बाद में। तो आप ओवर एडमिनिस्ट्रेशन मत कीजिए ट्राइबल एरियाज को। सबसे लास्ट में देखो, आप पैसा खर्च कर रहे हो ट्राइबल एरियाज में, लेकिन रिजल्ट्स को आप जज मत कीजिए स्टैटिस्टिक्स की सहायता से या फिर कितना पैसा आपने खर्च किया। ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों का ह्यूमन कैरेक्टर कितना इवॉल्व हुआ, इसके बेस पे आप क्वालिटी जज कीजिए जो भी आप कर रहे हो ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के लिए। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो आते हैं ट्राइबल पंचशील में। इससे संबंधित हमारे संविधान में आर्टिकल 46 भी है, आप एक बार नज़र मार सकते हो। अब लास्ट में देखो ये आता है, चलो पॉलिसी तो आपने अच्छी बना दी, नेहरू की जो ट्राइबल पंचशील की पॉलिसी है ये अच्छी है, बट क्या इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया गया है? इसका आंसर है नो। हाँ देखो, कुछ तो पॉजिटिव जरूर हुए हैं। यूं तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ट्राइबल वेलफेयर की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, बट फिर भी ट्राइबल पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन संबंधित जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी वीक है। जैसे देखो, जो फंड्स एलोकेट किए जाते हैं ट्राइबल वेलफेयर के लिए वो बहुत बार पूरी तरह से स्पेंड ही नहीं होते, और काफ़ी बार फंड्स कम एलोकेट होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल होते हैं ट्राइबल वेलफेयर के लिए वो पूरी तरह से ट्रेंड नहीं होते, वो ट्राइबल्स के प्रति काफ़ी बार प्रीजुडाइज्ड होते हैं, उनकी सोच अच्छी नहीं होती ट्राइबल्स के प्रति। बहुत बार ऐसा होता है कि लॉज और लीगल सिस्टम से भली भांति से परिचित नहीं होते ट्राइबल कम्युनिटी के लोग, इसलिए वो जस्टिस को एक्सेस नहीं कर पाते। इवन लैंड ट्रांसफ़र लॉज जो हैं उनका भी वायलेशन होता है। काफ़ी बार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कारण, जैसे माइंस के कारण, इंडस्ट्रीज़ के कारण ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ता है। प्रोटेस्ट भी होता है, जैसे नियमगिरी हिल्स में हुआ था। इवन एजुकेशन संबंधित जो प्रोग्रेस है ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों में वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। बहुत से जो ऑफिशियल्स हैं उनका एटीट्यूड ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के प्रति अनसिंपैथेटिक होता है। एक्सप्लोटेशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा होता है ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों का। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है ट्राइबल पॉलिसी की डिसमल परफॉर्मेंस से संबंधित। मतलब ट्राइबल पॉलिसी जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाया है। लास्ट में कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, जैसे देखो कानून आया है ट्राइबल राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने से संबंधित, अलग से ट्राइब्स का डिपार्टमेंट भी बना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन मिला है ट्राइब्स को, लिटरेसी काफ़ी स्प्रेड हुई है, एजुकेशन लेवल इंप्रूव हुआ है, गवर्नमेंट सर्विसेज में, पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में रिजर्वेशन मिला है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन मिला है। जो बार बार फ्रिक्वेंटली जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं हर 5 साल बाद, इससे ट्राइबल पीपल में एक कॉन्फिडेंस जगा है
कि वो भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव्स निकल के आए हैं ट्राइबल पॉलिसी के। तो ये हमने सरकार की ट्राइबल पॉलिसी को डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब फिर से आते हैं आर्टिकल की तरफ। राइटर देखो ये कहते हैं, अब सरकार ना जो ट्राइबल वाले एरियाज़ हैं उनको बाकी एरियाज़ के साथ इंटीग्रेट करना चाहती हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर में हमने देखा, जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो अब रिवोक हो चुका है। लद्दाख का जो स्पेशल स्टेटस है वो भी रिवोक हो गया था, एक साथ ही हुआ था। बाकी नॉर्थ ईस्ट में जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है कुछ स्टेट्स को, वो भी सरकार धीरे धीरे करके डाइल्यूट कर रही है। अब एग्जाम्पल दिए जाते हैं, मणिपुर सरकार जो है वो धीरे धीरे मणिपुर हिल एरियाज़ की जो ऑटोनमी है वो छीन रही है। हाल ही में मणिपुर हिल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा 9 असेंबली मेंबर्स को वैली एरिया से हिल एरिया कमेटी में इंडक्ट कर लिया गया। मणिपुर में एकमात्र एमपी जो हिल एरिया से आते हैं जिनका नाम है लोरहो एस फोजे, इन्होंने कहा ये देखो एक प्रकार से डायरेक्ट अटैक है हिल एरिया कमेटी की ऑटोनमी के ऊपर। हिल एरियाज को जो ऑटोनमी मिली है वो इनडायरेक्टली मणिपुर की जो सरकार है वो हिल एरिया से छीन रही है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया हिल एरियाज की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। और वैसे देखो ये जो बिल है ना, ये असेंबली में आना, ये एक प्रकार से मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली हिल एरियाज कमेटी ऑर्डर 1972 के तहत प्रेसिडेंट के पास ये डोमेन आता है, तो उसका ये वायलेशन है। इसके अलावा भी राइटर दूसरे एग्जाम्पल्स देते हैं कैसे मणिपुर सरकार हिल एरियाज कमेटी की जो ऑटोनमी है वो छीन रही है। जैसे हिल एरियाज में कुछ प्लेसेस हैं, अब पर्टिकुलर प्लेस के नाम तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप ब्रॉडर जो कंसेप्ट है वो जानिए। जैसे देखो हिल एरियाज में जो कुछ प्लेसेस हैं उनको सेक्रिलाइज कर दिया, मतलब यहाँ पे डीटी निवास करती है, फिर उसको प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर कर दिया। अब प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर हो गया तो फिर हिल एरिया कमेटी की जो पावर है वो डाइल्यूट हो गई उस एरिया को गवर्न करने में। तो मतलब सरकार इनडायरेक्टली हिल एरियाज की जो ऑटोनमी है वो छीन रही है, ऐसा राइटर आरोप लगाते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एसिमेट्रिक फेडरलिज्म और ट्राइबल पॉलिसी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यूएस चाइना रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो यूएस और चाइना दो बिगेस्ट पावर्स हैं वर्ल्ड की, लेकिन पिछले 5 सालों से दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं काफ़ी ज़्यादा खराब हैं। जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो ट्रेड वार भी चला दोनों देशों के बीच। उसके बाद बाइडेन राष्ट्रपति बन गए, लेकिन रिश्ते अभी भी खराब हैं। अलास्का में मीटिंग हुई थी जहां पर दोनों देशों के डिप्लोमेट्स लड़ने लगे, मतलब आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद दूसरी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई तियानजिन में, वहां पर भी दोनों देशों के डिप्लोमेट्स के बीच रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिली। अब जाके यूएस के राष्ट्रपति बाइडेन ने कॉल किया चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को, मतलब राष्ट्रपति बनने के बाद ये चाइना के राष्ट्रपति को दूसरी कॉल थी। वैसे देखो यूएसए का स्टैंड ये है, हम जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पे कोऑपरेट करेंगे और जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पे हम कंपटीशन करेंगे, ये यूएस की सोच है। बट देखो काफ़ी सारे इश्यूज हैं। यूएस ये कहता है चाइना हमसे कोऑपरेट करे क्लाइमेट चेंज से संबंधित इशू पर, और अफगानिस्तान में जो इशू है उसको लेके भी चाइना हमारे साथ कोऑपरेट करे। लेकिन चाइना के कंसर्न्स ये हैं, यूएसए बार बार जिंगजियांग, हांगकांग, ताइवान, साउथ चाइना सी, इन जगहों पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के आरोप लगाता है चाइना के ऊपर, और इवन कोविड-19 के ओरिजिन की मांग भी उठाता रहता है। तो जब तक ये आरोप यूएसए की तरफ से चलते रहेंगे तब तक हम कोऑपरेट नहीं कर सकते। इसके बाद चाइना ये चाहता है कम से कम थोड़ी रिलीफ यूएसए हमें दे। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के कई सारे जो बड़े मेंबर्स हैं उनके ऊपर ट्रैवल संबंधित रिस्ट्रिक्शंस यूएसए ने लगा के रखे हैं। इवन चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है हुवई की जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है ना, मैंग वानजू, इनको गिरफ्तार करके रखा है कनाडा में यूएसए के कहने पर। अब यूएसए कनाडा को कह रहा है कि मैंग वैनजो को आप एक्स्ट्राडिट कर दीजिए, मतलब हमें सौंप दीजिए, क्योंकि इन्होंने यूएस लॉ के अगेंस्ट क्राइम किया है। तो चाइना ये चाहता है कि यूएसए अपनी जो ये एक्स्ट्राडिशन संबंधित रिक्वेस्ट है ना वो कनाडा से वापस ले लें। इसके बाद देखो जब यूएसए चाइना को ये बोलता है कि आप क्लाइमेट चेंज से संबंधित इश्यू पर कोऑपरेट कर लीजिए, तो चाइना ये बोलता है
कि देखो हम सिर्फ एक इशू पर कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम सभी इश्यूज को साथ लेके चलेंगे। जबकि देखो इंडिया के संदर्भ में चाइना की जो अप्रोच है वो उल्टी है। जब इंडिया बोलता है कि सभी जो इंडिया चाइना के बीच में इश्यूज हैं हम उनको एक साथ लेके चलते हैं, चाइना बोलता है नहीं, आप बॉर्डर को छोड़ दो, बाकी इश्यूज पे डील करते हैं। तो इंडिया बोलता है नहीं भैया, सभी इश्यूज को साथ लेके चलेंगे, बॉर्डर को कैसे छोड़ दें, बॉर्डर डिस्प्यूट भी तो जरूरी है ना। तो चाइना के संदर्भ, तो इंडिया के संदर्भ में चाइना की अलग सोच है, अलग स्टैंड है। यूएसए के संदर्भ में चाइना का अलग स्टैंड है, अलग सोच है। तो ये तो एक प्रकार से दोगलापन हो गया ना, हिपोक्रेसी हो गई। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया यूएस और चाइना रिलेशंस से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।